हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस कक्षा में आप संस्कृत शिक्षण प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे, जो सीटेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 जनवरी 2022 का है, जो ऑनलाइन मोड पे हुआ था। तो इसमें गद्यांश और शिक्षण इन दोनों के क्वेश्चन मिलाकर कुल 30 क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम गद्यांश देखेंगे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरम लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको विकल्प को देखकर उचित उत्तर लिखिए। कश्चित् ग्रामे काचित् वृद्धा निवसति स्म। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याः एकः एव पुत्रः, उसका एक ही पुत्र था। कदाचित् वृद्धा रुग्णा जाता, कभी कभी वो जो वृद्ध औरत थी वो बीमार होती थी। सा औषधि निर्माणार्थम लोभवृक्षस्य त्वचं इष्टवती। इसके लिए वह औषधि बनाने के लिए लोभ वृक्ष की छाल चाहती थी, क्योंकि वो बीमार हो जाती थी, इसलिए उसे औषधि के लिए लोभ वृक्ष की छाल चाहिए रहती थी। अतः पुत्रम उक्तवती, पुत्र वने लोभ वृक्षः अस्ति। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जंगल में एक लोभ वृक्ष है। भवान तत्र गत्वा किंचित त्वचं आनयतु इति। तुम वहाँ जाकर उस छाल को ले आओ। त्वचं मतलब छाल, पेड़ की जो छाल होती है ना, ऊपरी जो परत होती है उसको छाल बोलते हैं, तो संस्कृत में उसको त्वचं बोलते हैं। पुत्रः परशुं गृहीत्वा वनं गतवान। पुत्र ने परशु मतलब कुल्हाड़ी ली, गृहीत्वा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, वनम गतवान वन को चला गया। लोभ वृक्षम दृष्टवान, उसे लोभ वृक्ष दिखाई दिया। परशुना तस्य त्वचं निष्कास्य गृहं प्रति आनीतवान। उसने, उसके बेटे ने कुल्हाड़ी जो है लेकर उसकी छाल को निकाल कर वो घर पर ले आया। वृद्धा तत्स्वीकृत औषधम सज्जीकृतम। वो जो बूढ़ी औरत थी उसने इसे ले लिया और उससे औषधि बना दी, तैयार कर दी। तस्य सेवनेन सा स्वस्था अपि जाता, और इसका सेवन करने से वह स्वस्थ हो गई। पुनः कदाचित माता पुत्र से श्वेत वस्त्रम रंजितम दृष्टवती। अचानक से माता की दृष्टि जो है वो पुत्र ने जो कपड़े पहने हुए थे उस पर पड़ी। फिर से माँ ने अपने बेटे के सफ़ेद कपड़े को रक्त रंजित मतलब खून से लाल देखा। आतंकेन सा पुत्रम पृष्टवती। घबराकर उसने बेटे से पूछा, वत्स पुत्र भवतः श्वेत वस्त्रम कथम रक्त रंजितम अस्ति। बेटा तुम्हारे सफ़ेद कपड़े पर ये लाल रंग कैसा है? किम अभवत इति, क्या हुआ है? पुत्र उक्तवान, पुत्र ने कहा, अम्ब माँ तस्मिन् दिने भवती मां लोभवृक्षस्य त्वचं आनेतुम् उक्तवती आसीत्। उस दिन आपने मुझे लोभ वृक्ष की त्वचा को मतलब उसकी छाल को लाने के लिए कहा था। तस्य वृक्षस्य छेदन समय मम मनसि विचारः उत्पन्नः यत् त्वन्निष्कासन समये स वृक्षः कियती वेदनाम् अनुभूतवान स्यात्। तस्य वृक्षस्य छेदन समय, जब मैं उस वृक्ष को छेद रहा था, उस पर से छाल निकाल रहा था, तो मन से विचार उत्पन्न, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि त्वन्निष्कासन समय स वृक्षः
कियति वेदनाम अनुभूतवान स्यात्, कि इस छाल को हटाते समय उस पेड़ को कितना दर्द होता होगा। यद्यपि स वृक्षः वक्तुम न शक्नोमि, यद्यपि वो जो वृक्ष है वो बोल नहीं सकता है, तथापि तस्य वेदना स्यात् एव इति, यद्यपि कि वह वृक्ष जो है, वो पेड़ जो है वो बोल नहीं सकता तो भी उसे दर्द हो रहा होगा। अहम निश्चितवान यत् तस्मिन् समय वृक्षस्य कीदृशी वेदना जाता स्यात् मया ज्ञातव्यम इति। अद्य आज मैंने निश्चय किया, अद्य मतलब आज, अहम मैंने, निश्चितवान मैंने निश्चय किया, यत् तस्मिन् समय वृक्षस्य कीदृशी वेदना जाता, कि मुझे यह पता लगाना चाहिए कि उस समय पेड़ को कैसा दर्द हुआ। अतः इसलिए मम शरीरस्य किंचित चर्म अहमेव निष्कासितवान, मैंने अपने शरीर का थोड़ा सा चमड़ा, किंचित कुछ चमड़ा, अहमेव निष्कासितवान मैंने उसे निकाल दिया। ततः रक्त प्रवाह भवति, उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा, उसमें से रक्त प्रवाहित होता है। तेन मम श्वेत वस्त्रम रक्त रंजितम अस्ति इति पुत्रस्य वचनम श्रुत्वा, तेन मम श्वेत वस्त्रम, इसी से मेरा जो सफ़ेद वस्त्र है उस पर रक्त रंजित हो गया, उस पर रक्त लग गया। इति पुत्रस्य वचनम श्रुत्वत्वया, अपने पुत्र के वचन को सुनकर मातु नेत्रेभ्याम अश्रु प्रवाह आरब्धा, माता के नेत्र से, माता के चक्षु से अश्रु प्रवाह, आंसू गिरने लगा। पुत्र से दयागुणम ज्ञात्वा, पुत्र के इस दया गुण को जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, इसमें ज्ञा प्लस अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। साताम गाढ़म आलिंगवती, उसे तेज से उसको लिपटा लिया, आलिंगवती। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वृद्धा किम इष्टवती, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन ध्यान से देखिए। वृद्धा किम इष्टवती, निम्ब वृक्षस्य त्वचम, बूढ़ी औरत क्या चाह रही थी। इसका यह मतलब हुआ वृद्धा किम इष्टवती का कि बूढ़ी औरत क्या चाह रही थी। पहला निम्ब वृक्षस्य त्वचम, नीम के वृक्ष की त्वचा, या फिर आम्र वृक्षस्य त्वचम, आम के वृक्ष की त्वचा, या फिर लोद वृक्षस्य त्वचम, लोद वृक्ष की त्वचा, या फिर हरिद्रा, हरिद्रा मतलब हल्दी चाह रही थी। तो देखिए यहाँ पर वृद्धा किस वृक्ष की यहाँ पर चर्चा हुई है। इस पैराग्राफ में लोद वृक्ष की चर्चा हो रही है। वो अपने पुत्र से कहती है ना कि पुत्र तुम वन में जाओ और मेरे लिए औषधि के लिए लोद वृक्ष ले आओ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ही सा औषध निर्माणार्थम लोद वृक्षस्य त्वचा, किस वृक्ष की, लोद वृक्ष की त्वचा। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड नंबर हो जाएगा, राइट, लोद वृक्ष की त्वचा चाहती थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। पुत्रः किम गृहीत्वा वनम गतवान, पुत्र क्या लेकर वन गया। दंडम, डंडा, परशुम, परशु मतलब कुल्हाड़ी, छुरिकाम छुरी, या फिर धनुष, धनुष लेकर गया। तो इस पैराग्राफ में किसकी बात हुई थी। उस पुत्र ने परशु को उठाया और वन को चला गया। देखिए परशुम त्वचा, थर्ड लाइन में देखिए परशुना तस्य त्वचा निष्कास्य गृहम प्रति आनीतवान, या फिर यहाँ पर देखिए परशुम गृहीत्वा वनम गतवान, परशु लेकर, गृहीत्वा, ठीक है, गृहीत्वा लेकर, वनम गतवान वन को गया। तो यहाँ पर परशु कुल्हाड़ी लेकर गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। पुत्र श्वेत वस्त्रम कथम जातम, पुत्र का जो सफ़ेद वस्त्र था वो कैसा था। जीर्णम, जीर्ण मतलब क्या होता है, पुराना था,
ठीक है। जीर्णम का अर्थ पुराना होता है। मलिन मतलब गंदा, गंदा। धौतम मतलब क्या होता है, साफ सुथरा था। या फिर रक्त रंजितम, तो रक्त रंजितम का अर्थ क्या हो गया, रक्त से रंगा हुआ, रंगा हुआ था, रक्त से रंगा हुआ। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि पुत्र का जो श्वेत वस्त्र था, माता ने उसे रक्त से रंजित देखा। यहाँ पर देखेंगे, पुनः कदाचित माता पुत्र श्वेत वस्त्रम रक्त रंजितम दृष्टवती। ठीक है, तो कैसा था, रक्त रंजित था। तो हमने पैराग्राफ में भी देख लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद स्वीकृत इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। स्वीकृत इस पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय है, तुमुन है, क्षत्रि है या फिर शानच है। तो इसको देखेंगे स्वीकृत कैसे बना। स्वी प्लस क्री क्या है, मूल रूप है, मूल धातु है क्री, प्लस ल्यप प्रत्यय। ठीक है, ये स्वी प्लस क्री प्लस ल्यप, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसमें सु उपसर्ग हो जाएगा, वी सु वी ये उपसर्ग हो जाएंगे और क्री जो है वो धातु रूप हो जाएगी और जो ल्यप है वो प्रत्यय हो जाएगा। अब ल्यप प्रत्यय कैसा हुआ, समासे अनन पूर्वे अक्तो ल्यप से इसमें ल्यप प्रत्यय हुआ है, मतलब समासे अनन पूर्वे अक्तो ये प्रत्यय, ये सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र से ल्यप प्रत्यय हुआ है। तुमुन प्रत्यय क्या होता है, तुमुन प्रत्यय में तुमुन जुड़ा हुआ होता है लास्ट में। ठीक है, लिखितुम, ज्ञातुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है। अक्त्वा प्रत्यय में क्या होता है, अक्त्वा तो इसमें है नहीं। क्षत्रि प्रत्यय देखिए पठ प्लस क्षत्रि, तो पठ प्लस क्षत्रि लगाकर क्या बना, पठत बना। ठीक है, और शानच में क्या हो जाएगा, शानच प्रत्यय कैसे होता है, जैसे देखिए वर्तमानम, तो वृत्त, शानच प्रत्यय में वर्तमान का कैसे बनेगा, वृत्त प्लस शानच, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान, वर्तमान, इसमें शानच प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए स्वीकृत बता दिया मैंने, स्वी प्लस क्री धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, इन सब से क्या मिलकर बना है, स्वीकृत्य बना है। तो इसमें फर्स्ट सही है ल्यप प्रत्यय। इसके बाद देखिए किम ज्ञात्वा वृद्धा पुत्रम आलिंगवती, क्या जानकर जो है वो वृद्धा जो थी, बूढ़ी औरत जो थी, अपने पुत्र को उसने गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। पुत्र से दयागुणम, पुत्र के दया भाव को देखकर, दयागुण को देखकर, पुत्र से भीरुता, भीरुता मतलब डर होता है, कायरता, पुत्र की कायरता को देखकर, या फिर पुत्र से पराक्रम, पुत्र के पराक्रम को, या फिर पुत्र से चतुर्यम, पुत्र की चतुरता को। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ा था ना, लास्ट में देखेंगे पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा, हाँ, पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा मातुः नेत्राभ्याम अश्रु प्रवाह आरब्धः। पुत्रस्य दयागुणम ज्ञात्वा, पुत्र के दयागुण को जान कर कि मेरे पुत्र के अंदर इतनी दया भाव है, ये जानकर जो है वो वृद्ध माता ने उसको गले से लगा लिया अपने पुत्र को। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा पुत्रस्य दयागुणम। इसके बाद देखिए
6 क्वेश्चन। नेत्राभ्याम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीया का हुआ, प्रथमा का हुआ, सप्तमी का, फिर पंचमी का। तो देखिए नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि ऐसा नपुंसक लिंग चलता है। ठीक है, नेत्र जो है वो रिकारांत नपुंसक लिंग नेत्र। ठीक है, तो ये रिकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप है और इसका रूप कैसे चलता है? नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। तो देखिए द्वितीया में क्या बनता है, मैं एक एक एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ। द्वितीया में नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि बनेगा। कोई भी आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी आ सकता है। नेत्राणि। उसके बाद प्रथमा में क्या आएगा? नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। ठीक है, ये दोनों सेम आएंगे। प्रथमा और द्वितीया नपुंसक लिंग में ये जो नेत्र है इसका रूप जो चलता है वो प्रथमा और द्वितीया में दोनों सेम होते हैं। उसके बाद सप्तमी में देखिए नेत्रे आएगा, नेत्रयो, फिर नेत्रेषु। ठीक है, नेत्रे, नेत्रयो, नेत्रेषु ये सप्तमी में आता है। और पंचमी में क्या आता है? पंचमी में नेत्रात्, नेत्रेभ्याम, चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ, नेत्रात्, नेत्रेभ्याम, नेत्रेभ्यः। तो पूछा क्या है इसमें? नेत्रेभ्याम पूछा है ना, तो नेत्रेभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। पंचमी विभक्ति और द्विवचन में क्या बनेगा? नेत्रेभ्याम बनेगा। ठीक है, इसके बाद तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन। एच्छत् इति अर्थे प्रयुक्त पदम चित्वा लिखत। एच्छत् इस अर्थ में प्रयुक्त पद क्या है? गतवती, इष्टवती। जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ एच्छत् इति अर्थे प्रयुक्त पदम इस पद में दिया हुआ है उसको देखकर, चित्वा देखकर लिखो। तो गतवती है, इष्टवती है, पृष्ठवती है, फिर उक्तवती है। तो 7 क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे पैराग्राफ में। देखिए सेकंड लाइन में देखिए, सा औषध निर्माणार्थम लोद वृक्षस्य त्वचम इष्टवती। इष्टवती का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एच्छत् जो है वो किसके अर्थ में प्रयोग होता है? इच्छा करने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस जो यहाँ पर लिखा हुआ इस पद में जो है वो एच्छत् की जगह इष्टवती का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इष्टवती। एच्छत् इति पदस्य इष्टवती प्रयुक्तम। तो एच्छत्, एच्छताम, एच्छन, इसका ये जो है इस धातु इच्छा करने के अर्थ में चलता है एच्छत्, और ये लंग लकार का है। ठीक है, एच्छत् क्या है? एच्छत् लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर। रोग पीड़िता इति अर्थे प्रयुक्त पदम चित्वा लिखत। रोग पीड़िता इस पद में प्रयुक्त पद, मतलब रोग पीड़िता का अर्थ क्या होता है? रोग से पीड़ित हुआ। तो इसमें जो यहाँ पर पद लिखा हो, पद दिया हुआ है उसमें क्या प्रयुक्त हुआ? इसके लिए जीर्णा, व्यथिता, रुग्णा, भीता। तो यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कदाचित वृद्धा रुग्णः जाता। ठीक है, तो रोग पीड़िता का इस पद में प्रयुक्त क्या शब्द है? वो रुग्णा है। तो
इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुगड़ा। जीर्ण मतलब क्या होता है? जीर्ण मतलब होता है पुराना। और व्यथिता मतलब क्या होता है? दुखी, पीड़ित। दुखी या फिर पीड़ित कुछ भी बोल सकते हैं। और भीता मतलब तो जानते ही हैं, डरना, भयभीत होना, भयभीत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3rd नंबर। इसके बाद देखिए दूसरा गद्यांश। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरं लिखत। एकदा महर्षि वाल्मीकि शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नदी अगच्छत। देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। पैराग्राफ जब भी पढ़िए एकदम फोकस करके पढ़िए एक एक शब्द को, ताकि जब आप क्वेश्चन करने लगो तो आपको वो चीज़ ध्यान में आ जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। एकदा महर्षि वाल्मीकि शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नदीम अगच्छत। एक बार महर्षि वाल्मीकि अब शिष्यैः बहुत सारे शिष्यों के सह मतलब साथ, स्नातुम स्नान करने के लिए, तमसा नदीम अगच्छत तमसा नदी पर गए। मार्गे सह व्याधेन विद्धमेक क्रंच पक्षिणम अपश्यत। उन्होंने रास्ते में मार्ग मतलब रास्ते में उन्होंने एक क्रंच पक्षी के जोड़े को देखा। सव्याधेन विद्धमेन, जिसको जो है व्याधेन मार्गे सह व्याधेन, उन्होंने रास्ते में एक पहेलियों को देखा जिसने विद्धमेघ क्रंच पक्षिण वपस्यत, जिसने क्रंच पक्षी के जोड़े से एक को मार दिया था और वह जो है हाँ उसको देखा। सहचरस्य वियोगेन क्रंची व्याकुल भवेत्। अपने सहचर से वियोग होकर, अपने साथी के वियोग से वो जो दूसरा क्रंच पक्षी था वो बहुत व्याकुल था। सच उच्चई अरुदत, और वो जोर से चिल्लाया। तस्या रोदनम श्रुत्वा, उनके रोदन को सुनकर दुखम च दृष्ट्वा ऋषि द्रवीभूत, ऋषि जो है उसको देखकर बहुत ही व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, द्रवीभूत हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जाता ऋषेः शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखादेवं निर्गतः। क्रौंची क्रंदनात्, वो जो क्रौंची थी उसके रोने की आवाज़ को सुनकर और जाता ऋषि श्लोका, उनकी पीड़ा को देखकर ऋषि जो है वो शोक में आ गए और उन्होंने तस्य मुखादेवम निर्गत, श्लोक रूपेण तस्य मुखादेवम निर्गत, उनके मुंह से एक श्लोक के रूप में निकला। ऋषि जो थे वो दुखी हो गए और दुख के कारण उनके मुख से एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुना देकम वधी काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठां, तुमने काम के मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है। तुम क्षमा शाश्वती गमायत क्रौंच मिथुना देकम वधी काम मो। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाम देखम वधी काम मोहितम। हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। अयमेव श्लोकः लौकिक साहित्यस्य प्रथमा काव्य रचना। यह श्लोक जो है वो लौकिक साहित्य की पहली काव्य रचना है। तथा प्रभूति ऋषिरयं कवित्वं प्राप्तः, और इसी से ततः प्रभूति, इसी की प्रभूति से, इसी की विख्याति से ऋषिरयं कवित्वं प्राप्त है, ऋषि जो है इसी से प्रभावित होकर ऋषि जो है वो एक कवि बन गए। ऋषे कवित्वं ज्ञायाय विधि,
ऋषि के इस कवित्व, ऋषि को कवि जानकर विधि मतलब ब्रह्मा आकाशवाण्या आदेशम यच्छत भो मुने, आकाशवाणी की, उन्होंने आकाशवाणी का आदेश दिया। ऋषि के कवित्व को जानकर विधि मतलब ब्रह्मा ने आकाशवाणी करने का आदेश दिया। भो मुने, हे मुनि, लिख रामायणम काव्यम, आप रामायण काव्य लिखिए। तत्र च रामचरितं वर्णय येन भगवतः रामस्य पुण्यं चरितं विदित्वा लोकाः सन्मार्गम् अनुसरणं कुर्युः। उनसे ऐसा कहा गया कि आकाशवाणी हुई कि आप जो है वो रामायण काव्य की रचना कीजिए, रामायण काव्य लिखिए। और यहाँ पर तत्र च राम, और यहाँ पर रामचरितम वर्णय मतलब राम के चरित्र का वर्णन, एन भगवतः रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोकाः मतलब राम के चरित्र का वर्णन करें ताकि लोग जो है वो भगवान राम के पवित्र चरित्र को जान सकें। विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्युः, और उसको इन सब को जानकर लोग जो है वो सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर चल सके। विधि आदेश अनुसार, विधि के आदेश के अनुसार, अनेन मुनिना और मुनियों ने श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखी। ठीक है, विधि की आज्ञा के अनुसार इस ऋषि ने रामायण की कथा लिखी। स चेदानीं वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धाम उपगता, तब यह वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाने लगा। अत्र कविना तादृशानां तथ्यानि वर्णितानि यानि मानव जीवनस्य पथ प्रदर्शकानि सन्ति। यहाँ कवि उन तथ्यों का वर्णन करते हैं जो मानव जीवन के दिशा निर्देश हैं। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकि ना पितु आज्ञा पालनम भ्रातृ स्नेहम परोपकारः दयालुता दीन रक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकाणि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इसमें जो है वाल्मीकि ने क्या क्या बताया, इस कविता में वाल्मीकि ने मानवता को बताया है, मानवता के पोषण करने वाले जीवन के मूल्यों को, फिर आज्ञा पालन, भाई के स्नेह, पिता की आज्ञा के पालन, पितु आज्ञा पालन, पिता की आज्ञा पालन, भ्रातृ स्नेह, भाई के प्रेम, परोपकार, दयालु, दीन रक्षा इत्यादि मानवता के जो भी पोषक चीज़ें हैं और जीवन के मूल्यों का वर्णन किया है। एनायम कवि तदीयो ग्रंथश्च आदर्श भूति जाति, जिनके कवि और उनके कार्य से जो है वो एनाम कवि तदीयो ग्रंथश्च, इस ग्रंथ के कारण जो है वो एक आदर्श बन गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन है। महर्षि स्नातुम कुत्र गच्छत, महर्षि जो है वो स्नान करने के लिए गंगा नदी पे गए, मानसरोवर, पंपा सरोवर, फिर तमसा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, इसमें लिखा हुआ था ना पहली लाइन में, तमसा नदी। एकदा महर्षि वाल्मीकि शिष्यैः सह स्नातुम तमसा नदी गच्छत, तमसा नदी में गए। इसके बाद 10 क्वेश्चन देखिए। क्रौंच पक्षी क्रेन वृद्धम जायते, क्रौंच पक्षी किससे घायल हुए? तो सैनिकेन मंत्रिणा व्याधेन कृषकेण, किससे घायल हुए? सैनिक से, मंत्री से, व्याध से, बहेली से, फिर कृषक से। तो इसमें किसकी बात की गई है? व्याधेन। पहली लाइन में देखिए, मार्गे स व्याधेन विद्यमेक क्रौंच पक्षिणाम पश्यत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। इसके बाद देखिए 11 नंबर, आकाशवाण्या को आदेशम अयच्छत, आकाशवाणी से क्या आदेश
आकाशवाणी से किसने आदेश दिया? व्याध ने, विधि ने, ऋषि ने, सरस्वती ने। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या था? विधि। आकाशवाणी ऋषि कवित्वम विज्ञान विधि आकाशवाण्यम आदेशम, विधि ने आकाशवाणी का आदेश दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर विधि। व्याध, ऋषि, सरस्वती ये सब नहीं होगा, राइट आंसर सेकेंड नंबर। विज्ञायित पदे, विज्ञायित पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्यय, इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो विज्ञाय में देखिए शक्ति प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, फिर लप प्रत्यय है। तो देखिए यत प्रत्यय नहीं, शत्रु कृत, अक्त्वा या फिर तुमुन या फिर लप। तो विज्ञाय में वी उपसर्ग हो जाएगा, वी उपसर्ग प्लस ज्ञा धातु, ये धातु हो गई, ठीक। और इसमें ल्यप प्रत्यय है। जब कर्ता जो है एक कार्य को समाप्त कर दूसरा कोई कार्य करता है तब समास से अनंज पूर्व अक्त्वो ल्यप सूत्र से पूर्वकालिक अक्त्व या ल्यप प्रत्यय होता है, ठीक है। और धातु से पहले अगर उपसर्ग हो तो अक्त्व के स्थान पर, यहाँ पर देखिए वी उपसर्ग आया ना, उपसर्ग, ये उपसर्ग है। तो ज्ञा धातु है, तो धातु से पहले जब उपसर्ग आता है तो बाद में जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। और ल्यप प्रत्यय में देखिए लशक तो द्वितीय से लप में ला और हलंत्यम से पा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और यह शेष बचता है। तो इसलिए ल्यप प्रत्यय इसमें हो जाएगा, फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा इसका। इसी तरह जो है अब आगे देखेंगे 30 नंबर। वर्णय इति क्रियापदे को लकारः, वर्णय इस क्रियापद में कौन सा लकार है? लोट लकार, लंग लकार, लुट लकार या फिर लट लकार है? तो देखिए वर्णय धातु कैसे चलती है? वर्ण धातु, ठीक है। वर्ण धातु में जो है ये वर्णय जो है वो लोट लकार में चलता है, ठीक। वर्णय जो है वो लोट लकार में चलता है। कैसे चलता है? वर्णयताद या फिर वर्णयतात या फिर वर्णयतु, वर्णयतु, वर्णयताम, वर्णयन्तु, वर्णय, वर्णयतम, वर्णत, वर्णयानि, वर्णयाय, वर्णवाव। देखिए तो लोट लकार में चता कैसे है? लोट लकार में वर्णयतु, वर्णताम, वर्णन्तु, वर्णय, वर्णतम, वर्णत, ठीक। इसके बाद वर्णानि, वर्णाव, वर्णाम। अब देख लीजिए इसमें जो है ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती, पर जो भी है इसमें ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए इतने में आप समझ लीजिए कि वर्ण जो है वो लोट लकार मध्यम पुरुष का है, ठीक। ये क्या है? वर्ण धातु जो है वो लोट लकार और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक वचन। तो देखिए ऑनलाइन मोड में कितने सारे क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से आते हैं। तो व्याकरण तो आपको सब चीज़ें पढ़नी ही है, लकार पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, ये सब चीज़ें तो धातु रूप पढ़नी है, ठीक। शब्द रूप भी पढ़ना है आपको अच्छे से। सब देखिए इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, धातु रूप भी है, शब्द रूप भी है और प्रत्यय भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। ब्रह्मा इत्यस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, ब्रह्मा इस पद का पर्याय है।
इसका पर्याय क्या हो जाएगा? हरि शिवः विधि अग्नि। तो देखिए इसमें जो है इस पैराग्राफ में क्या प्रयोग किया गया है? ब्रह्मा के लिए विधि शब्द का प्रयोग किया गया है। विधि है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ब्रह्मा इत्यस्य पर्याय पदम, इसका पर्यायवाची क्या है? विधि है। हरि का क्या हो जाएगा? हरि का भी देख लीजिए आ सकता है केशरी, मृगपति, ठीक। शार्दूल भी होता है। शिव का क्या होता है? महेश होता है। महादेव, ये तो इजी सा है। नीलकंठ हो गया, नीलकंठ, ठीक। और ब्रह्मा का और देख लीजिए, विधि एक बता ही दिया, विधाता, स्वयंभू, ये भी ब्रह्मा का है, स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहते हैं। और अग्नि का देख लीजिए, अनल, पावक, ठीक। ये सारे पर्यायवाची हैं, सारे के बता दिए मैंने। इसके बाद 50 नंबर देखिए, उच्चैः इति कथ विधम पदम अस्ति। उच्चैः जो है वो यह कैसा पद है? अव्यय पद है, संज्ञा पद है, क्रियापद है, विशेषण पद है। अब अव्यय पद देखिए, सबसे पहले अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द है, संस्कृत का वह शब्द जो हमेशा जो है वो एक जैसा ही रहता है। उसमें चाहे लिंग डालो, चाहे वचन, चाहे विभक्ति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसका उदाहरण में आप ये देख सकते हैं, अलम हो गया, ये सब अव्यय पद हैं, ठीक। अंत हो गया, बही हो गया, ठीक। उच्चैः, ये सब क्या हैं? ये सब आपके अव्यय पद हैं। उच्चैः, नीचैः, ये सब आपके अव्यय पद हैं। संज्ञा पद, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा पद कहते हैं। क्रियापद में क्रियाएं आ जाएंगी, उठना, बैठना, रोना, गाना, जो भी क्रियापद हैं। और विशेषण आ जाएगा विशेषण पद में। इसके बाद देखिए, तो हाँ, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। उच्चैः क्या है? ऊपर की ओर। उच्चैः का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर। तो ये एक अव्यय पद है। इसके बाद 60 नंबर देखिए, 60 नंबर में भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्टः अस्ति। भाषा शिक्षक जो है वो निम्नलिखित में से कः विधि, उसमें से सर्वोच्च विधि कौन सी है भाषा शिक्षक के लिए? भाषण काले एव तेन छात्रः संशोधयितव्यः। भाषण के दौरान छात्र को सुधारने का, छात्र में संशोधन करने का। भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि, कौन सी ऐसी विधि है जो सर्वोत्कृष्ट है? पहला ऑप्शन भाषा काल में, तेन छात्रा संशोधिव्या, छात्रों में संशोधन करना। संशोधनस्य कार्य संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलाप रूपेण कर्तव्यम, येन छात्रा पुनः त्रुटि न कुर्यु। मतलब जो अध्यापक का कर्तव्य है कि वह त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके प्रकार को जाने, तब त्रुटियों के क्षेत्र को स्पष्ट करके पुनः पढ़ाए, या फिर छात्राणां त्रुटीनां संशोधनस्य कार्य, संशोधन कार्य में संपूर्ण कक्षा में क्रियाकलाप के माध्यम से, क्रियाकलाप के रूप में कर्तव्यम एन छात्रा पुनः त्रुटि ना करो, छात्र को ऐसा करे कि बार बार त्रुटि ना करे, बार बार गलती ना करे। या फिर छात्राणां त्रुटीनां संशोधनम कदापि न करणीयम, छात्र की त्रुटियों में जो संशोधन करना है वो बिल्कुल ना करें। या फिर अध्यापकस्य कर्तव्यम, अध्यापक का यह कर्तव्यम अस्ति, कर्तव्य है, यत् स त्रुटीनां विश्लेषणम, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण कुर्यात् करें। तासाम प्रकार जानीताम, उसका प्रकार जाने। तदा त्रुटीनां क्षेत्रे स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयेत्, उनकी त्रुटियों को स्पष्ट करके उन्हें पुनः पढ़ाएं। तो इसमें क्या पूछा? सर्वोत्कृष्ट जो है
अब भाषण काल के समय उनको संशोधित करना सर्वोत्कृष्ट तो नहीं हो जाएगा। संशोधन के समय संपूर्ण कक्षा में क्रियाकलाप करवा करके फिर इन छात्रा पुनः त्रुटि ना करियो, ऐसा कहें कि बार बार त्रुटि ना करें, ये भी नहीं हो सकता। छात्रों के त्रुटि का संशोधन बिल्कुल ना करें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट 4th नंबर। अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वो जो है वो त्रुटियों का गलती क्या हुई है उसका विश्लेषण करे, उसको बच्चों को बताएं, उनके प्रकारों को जानें और उनकी त्रुटियों के मतलब कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं उसको स्पष्ट करें और फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट करें। ठीक है, पहले क्या करें, उनकी त्रुटियों को बताएं कि बच्चे तुम यहाँ गलती कर रहे हो। खेल विधि से पढ़ा सकते हैं, प्रदर्शन विधि से पढ़ा सकते हैं, कहानी विधि से पढ़ा सकते हैं। तो ये अध्यापक का जो है कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके उन्हें उस क्षेत्र में बताएं। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन जो है, 17 क्वेश्चन में भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः। शब्दकोशस्य प्रयोगः प्रोत्साहितुं निम्नलिखितेषु कः विधि न समीचीना अस्ति। भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभिः, भाषा शिक्षक के रूप में हमारे द्वारा सफलता के शब्दकोश का प्रयोग, साफल्येन सफलता का शब्दकोश का प्रयोग कर्तव्य करना चाहिए। शब्दकोशस्य प्रयोगम, शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समीचीन नहीं है। मतलब शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए और शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निगेटिव कौन सा है वो ढूंढना है। तो निगेटिव कौन सा है, भाषा या मंगनाम अन्वेषण, भाषा के अंगों की खोज करना, या फिर संदर्भ के अनुकूल शब्दार्थ का चयन करना, शब्द के उच्चारण का ज्ञान, या फिर प्रत्येक नए शब्दों का अध्यापकम उपगमम, शब्द उच्चारण का ज्ञान, या फिर प्रत्येक नवीन जो शब्द हैं, नए शब्द जो हैं, नवीन शब्द के लिए अध्यापक से पूछना। तो देखिए इसका जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि समीचीन नहीं है। तो भाषा के अंगों का अन्वेषण करना अच्छी बात है, करना चाहिए। भाषा के अंगों का अन्वेषण करके उसका अनुमान लगा करके ही बच्चे जो है वो सीखने में सफल हो पाएंगे। संदर्भ के अनुकूल, जैसा संदर्भ होगा आपको शब्द का चयन भी तो वैसे ही करेंगे, तभी तो पढ़ाने में आसानी होगी। और शब्द से उच्चारणम ज्ञानम, उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका जो बोलने का तरीका है वो सही नहीं हो पाएगा। तो वाचन के लिए भी शब्द का उच्चारण करना सही बात है। प्रत्येक नवीन शब्दाय अध्यापकम उपागम, ये सही नहीं लग रहा है कि प्रत्येक नए जो शब्द हैं उसके लिए अध्यापक से पूछना, ये गतिविधि सही नहीं है। इससे क्या होगा, छात्रों को स्वयं नए शब्द का बोध नहीं होगा। बार बार जब टीचर से पूछ लेंगे तो वो खुद से क्या सीखेंगे, वो खुद से अपने शब्दकोश में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो संदर्भ के अनुसार शब्द को समझे और साथ ही उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संदर्भानुकूल शब्दार्थ ये भी सही है, अंगा नाम भी सही है, शब्द उच्चारण भी सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 18 नंबर, भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रः आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवति। यतः भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र स्वयं को प्रथम भाषा के अधिगम में कठिनता का अनुभव करता है। छात्र क्या करता है, भाषा के अधिगम में कठिनता का अनुभव करता है। क्यों करता है कठिनता का अनुभव? क्योंकि स्वभाषा विद्यालय पठनम रुचिकरम न भवति, उसकी जो खुद की भाषा है वो विद्यालय के पठन में रुचिकर नहीं हो रही है, या फिर विद्यालय से भाषा गृहस्य भाषाया तुलना औपचारिकी भवति, विद्यालय की भाषा घर की भाषा की तुलना में औपचारिक है, या फिर छात्र जो है वो अपनी भाषा को जानता है, अतः तस्या विद्यालय पठनम औचित्यपूर्णम न प्रतीयते।
छात्र अपनी भाषा जानता है इसलिए उसका स्कूल में पढ़ना उचित नहीं है। या फिर सब विद्यालय स्वभाषा कठिनाम मन्यते, उसे स्कूल में अपनी भाषा जो है वो कठिन लगती है। तो देखिए, भाषा शिक्षण की कक्षा में जो छात्र है वो स्वयं को प्रथम भाषा के अधिगम में कठिनता इसलिए महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो है स्वभाषाम विद्यालय पठनम रुचिकरम न भवति, रुचिकर होती है स्वभाषा, उसकी जो भाषा होती है वो विद्यालय में पढ़ने में रुचिकर नहीं है, ऐसा नहीं है। विद्यालय से भाषा गृहस्थ, विद्यालय की भाषा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही सेकंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय की भाषा होती है वो कैसी होती है, औपचारिक होती है, अधिगम होता है, इसमें बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक, अपने शब्दकोश में वृद्धि करते हैं, वो घर से जो सीख के आए रहते हैं उसके बाद स्कूल में आके वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक। भाषा अर्जन करना तो वो घर से ही सीख के आए होते हैं, लेकिन जो अधिगम होता है वो स्कूल में होता है। तो और स्कूल की भाषा कैसी होती है, औपचारिक होती है, उसमें नियम, व्याकरण, ये सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर 18 का हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। और छात्र जो है स्वभाषा, अपनी भाषा को जानते हैं, अर्थात तस्या विद्यालय पठनम औचित्यपूर्णम न प्रतीयते, ये भी नहीं हो सकता। और सब विद्यालय स्वभाषा कठिनाम मानते हैं, वो विद्यालय की भाषा को कठिन मानते हैं, सभी नहीं है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर छात्राणाम लेखन, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति, छात्रों में लेखन योग्यता, छात्रों की लेखन योग्यता की मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पाठ्यपुस्तकस्य अध्याये आश्रितानां प्रश्नानाम उत्तरदानेन समाधान, पाठ्यपुस्तकों के अध्याय में शामिल प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान करें। कि मतलब जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो आश्रित प्रश्न है, मतलब चैप्टर के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर देकर समाधान कर दें, या फिर श्रुत लेख करें, या फिर स्वानुभव भावानाम लेखनम, अपने अनुभव से लिखें, या फिर सुंदर हस्तलेख से प्रतियोगिता, सुंदर हस्तलेख की प्रतियोगिता कराएं। तो देखिए छात्रों में लेखन योग्यता का मूल्यांकन में सबसे उत्तम विधि, ये सब हो सकते हैं लेखन योग्यता में, ये सब ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सर्वोत्तम विधि। तो सर्वोत्तम कैसे होता है, जो बच्चा करके सीखता है, बच्चा जो है वो स्वतंत्र लेखन करेगा, अपने अनुभव को लिखेगा, अनुभव से लिखेगा और स्वतंत्र रूप से क्या अभिव्यक्ति करेगा, तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। तो इसमें क्या होगा, भाव का ग्रहण होगा और उसके जो मन में भाव हैं उसका प्रकाशन भी अच्छे से हो जाएगा, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। सुंदर एवं स्पष्ट वर्तनी लेखन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर, स्वानुभव, अपने अनुभव के द्वारा लिखेगा। सृजनात्मकता, रचनात्मकता का विकास होगा इससे उसकी। इसके बाद 20 नंबर भाषायाः व्यवहारिका पक्षाः भाषा शिक्षणस्य प्रोन्नति प्राप्तवन्तः। तो देखिए भाषायाः व्यवहारिक पक्षाः भाषा शिक्षणस्य प्रोन्नति प्राप्तवन्तः, भाषा के व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण की कैसे जो है वो प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, उन्नति कैसे प्राप्त करते हैं। भाषा के व्यवहारिक पक्ष में व्यवहार के द्वारा भाषा शिक्षण की प्रोन्नति कैसे हो सकती है, वार्तालाप के द्वारा हो सकती है, फिर संरचनात्मक आक्षेप से हो सकती है, या फिर निर्माणात्मक से हो सकती है, फिर पारंपरिक प्रक्षेप से हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जो भाषा है संरचनात्मक प्रक्षेपण से हो सकती है, या फिर निर्माण करने से हो सकती है, या फिर परंपरा, जो भी परंपरा पर आधारित चीज़ें हैं उससे हो सकती है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा भाषा के जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें भाषा शिक्षण में कैसे प्रोन्नति, तो व्यवहारिक रूप से जो प्रोन्नति है वो वार्तालाप से हो पाएगी। वार्तालाप से क्या होगा, चीज़ें सामने आएंगी,
वार्तालाप जो है वो व्यक्ति की एक सहज क्रिया है, जिसे क्या करता है व्यक्ति जो है आदमी लगातार जो है वो करता रहता है, वो चाहे बोल कर हो, चाहे लिख कर या संकेत के माध्यम से हो। तो इससे क्या होता है, इससे भाषा में ज़्यादा प्रोन्नति, और व्यवहारिक रूप से भाषा बोलचाल की भाषा में तो और ज़्यादा जल्दी होती है, बच्चा वो सीख लेता है। तो लोगों के द्वारा जो बोला जाता है, लिखा जाता है, उससे कोई दूसरा व्यक्ति उसको सहज रूप से समझ सकता है, फिर उसको सुन सकता है, लिखी हुई चीज़ों को वो समझ सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वार्तालाप प्रक्षेप से होगा। ठीक, वार्तालाप से होगा। भाषा का व्यवहारिक पक्ष जो है उसमें वार्तालाप पक्ष से प्रोन्नति जल्दी प्राप्त होती है, उससे विकास होता है। ठीक, इसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य में 3 माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। कैसे कैसे? बोलकर, फिर दूसरा लिखकर, फिर तीसरा संकेत द्वारा। ठीक, इशारा करके, संकेत द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए 21 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्ततम। ठीक, जब आपको ये लास्ट वाला अगर आपको समझ जो है उपयुक्ततम ऐसा लिखा रहे तो आपको ऐसा ये नहीं सोचना है कि इसमें सारे गलत हैं जो है ऑप्शन। इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है, सबसे जो उपयुक्त ऑप्शन है वो लगाना है हमें। तो प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? तो वर्णमाला का ज्ञान होना, विराम आदि चिन्ह का ज्ञान होना, फिर पाठ अवबोधन होना, फिर पठन धारा प्रवाहिता। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पठन, जब बच्चा कैसा होता है, छोटा होता है प्राथमिक स्तर पर, तो उसके पठन में के सामर्थ्य के मूल्यांकन करने में कि वो पढ़ने में कितना सक्षम है, तो उसमें क्या वर्णमाला का भी ज्ञान कराएंगे उसे? नहीं, वर्णमाला नहीं, पढ़ने में उसकी रीडिंग स्किल कैसी है। और विराम आदि चिन्ह का नहीं, पाठ अवबोधन या फिर पठन धारा। तो देखिए पाठ अवबोधन करना, इससे क्या होगा, जब बच्चा जो है उसके अंदर पाठ की कितनी समझ है, ठीक है, पाठ की समझ को विकसित करेगा, वो अपने पाठ की समझ को दिखाएगा, इससे जो है उसका मूल्यांकन अच्छी तरीके से हो सकता है। वर्णमाला होना ज़रूरी है, बिना वर्णमाला के नहीं कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, वाक्य नहीं बना सकेंगे बच्चे, कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन और विराम चिन्ह का भी होना ज़रूरी है, विराम चिन्ह नहीं होगा तो बच्चे लगातार पढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रुकना है, कैसे करना है, ये इसका पता नहीं चलेगा। और पढ़ने में धारा प्रवाहिता भी होना ज़रूरी है, लेकिन पाठ का अवबोधन, पाठ को समझना, ये ज़्यादा उपयुक्त है। उसको बच्चा कितना समझ रहा है पाठ को, उसका अवबोध कितना कर रहा है, ये ज़्यादा सटीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 22 नंबर, या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारित कृत्य का धारितम भाषा शिक्षणम, ये फिर संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा शिक्षणम, संवादात्मक भाषा शिक्षणम। तो देखिए यह पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारित, जो पद्धति भाषा संयोजन में शारीरिक क्रियाओं पर आधारित है, शरीर की क्रियाओं पर। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? कृत्य भाषा शिक्षण, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें बालकों द्वारा किसी क्रिया को कर के भाषा का अधिगम किया जाता है, मतलब कार्य को कर कृत्य। देखिए इससे आप अर्थ लगा दीजिए, कृत्य का आधारित, कार्य को कर बालक द्वारा जिस क्रिया को किया जाता है उससे जो उसे सीखने को मिलता है। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया के द्वारा, या फिर सहयोगात्मक, एक दूसरे की सहायता करके, समूह में दिए गए कार्य को पूरा करके जो सीखता है वो सहयोगात्मक हो गया। संवादात्मक में क्या होगा, नाटक करेगा,
नाटक में पात्रों के अनुसार द्वारा, पात्र जो जो बने होंगे उसमें जो संवाद होगा उससे जो सीखेगा। बच्चा टीवी देख रहा है, डोरेमोन में कौन कौन क्या क्या एक्टिंग कर रहा है वो अच्छे से सीख रहा है कि ये इस तरह बोल रही, वो उस तरह बोल रही है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया देख रहा है। तो उससे क्या होगा, उसके जो संवाद है, उन लोगों में जो बोल चाल है, डोरेमोन में जो आपस में बातें कर रहे हैं, उससे जो सीखता है वो संवादात्मक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। भाषा संयोजक में शारीरिक क्रियाओं पर आधारित संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। शारीरिक प्रतिक्रिया आप इससे समझ लीजिए, तो आप इसमें रिलेट करेंगे तो संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23, अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति। व्याकरण अनुवाद पद्धति में क्या नहीं किया जाता है। मातृभाषा शिक्षण में उत्साहवर्धन, व्याकरण में महत्व प्रदान करना, छात्राणाम संवाद कौशलवर्धनम, संवाद कौशलवर्धनम होगा ये, ठीक है। छात्राणाम धारा प्रवाहेन भाषा प्रयोगे सामर्थ्यकरणम। तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि में क्या चीज़ है जो अनुवाद प्रविधि में क्या नहीं करना चाहिए। तो मातृभाषा शिक्षण में उत्साहवर्धन करना चाहिए, व्याकरण का महत्व देना चाहिए। अनुवाद में व्याकरण का महत्व नहीं दोगे तो कैसे, गलती नहीं करेगा वो अनुवाद करते समय। और छात्रों के धारा प्रवाह भाषा प्रयोग में सामर्थ्य बिल्कुल करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संवाद, ये कौशल है, ठीक है। कि चलिए प्रिंट मिस्टेक हो गया है, संवाद कौशल वर्धनम, ठीक है। थर्ड, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, ये ज़्यादा है या ज़्यादा उपयुक्त होगा। ये संवाद कौशल वर्धन नहीं करती है। संवाद कौशल वर्धन होता कैसे है, वाद विवाद परिचर्या से होता है, ठीक। जब बच्चे नाटक में अभिनय के द्वारा वाद विवाद करते हैं तो इससे क्या होता है, संवाद कौशल में वर्धन होता है। इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं, ठीक है। व्याकरणानुवाद विधि या फिर भंडारकर विधि यही कहते हैं, जिसमें जो है बच्चा वाद विवाद परिचर्या से सीखता है। इसके बाद देखिए राइट क्वेश्चन नंबर 24, अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सहायम भवति। तो इसमें कौन सी सहायक विधि है, भावानुभाव विधि। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अधोलिखित में से कौन सा पूर्व पठन गतिविधि, पढ़ने से पहले की जो क्रियाएं हैं उसमें कौन सा है। भावानुवाद, भाव जो है उसके अनुवाद को करना उपयोगी होगा, या फिर पूर्व अनुमान कृत कस्य, पहले से अनुमान लगाना होगा। छात्रान पाठ सारांश निर्देशन, छात्र के पाठ का सारांश का निर्देशन कर देना, या फिर व्याकरणिक संरचना नाम शिक्षणम, व्याकरणिक संरचना का शिक्षण देना। तो देखिए पठन गतिविधि में सबसे, हम कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या बताते हैं, बच्चे इसको घर से एक बार रीड करके आना, इसको समझ के आना, तब हम स्कूल में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये वही गतिविधि है जो हम लोग पुराने समय में पढ़े हुए हैं। जब हम स्कूल जाया करते थे तब हमारे टीचर यही बोला करते थे कि कल आप इसको स्कूल घर से एक बार पढ़ के आना, जब हम यहाँ क्लास में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लगा लीजिए नियम कि पूर्व अनुमान कृत कस्य प्रयोग। अधोलिख पठन गतिविधि में सहायक कौन सा है, पहले से अनुमान लगाकर जो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वही। आसपास की चीज़ें जो है बच्चे जो है अगर उसको घर से पढ़कर आए हुए होते हैं तो काफ़ी कुछ उसके बारे में उनको नॉलेज लग गया होता है, अनुमान लगाने का कार्य उनका पूरा हो गया होता है। तो जब क्लास में आते हैं तो उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो अपने आप जब टीचर पढ़ाने लगते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद संचयनी आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीनः। तो संचयनी आकलन, अब ये क्या होता है, संचयनी आकलन छात्राणाम आकलन के विषय में अधोलिखित में से कौन सी उक्ति समीचीन नहीं है। संचयनी आकलन में
छात्रस्य ज्ञानार्जन साक्ष्यम प्रदाति। छात्रों के ज्ञान संचयनी आकलन में छात्र के ज्ञान के जो साक्ष्य प्रदान करता है, या फिर स्वतंत्रता अधिगम प्रयक्ष, अधिक स्वतंत्रता को प्रदान करता है, या फिर छात्राणां विचार सामर्थ्यम पोषयति मूल्यांकनाय, ये यह है, ठीक है, मूल्यांकनाय, यह है, ये था नहीं है, मूल्यांकनाय सहायम करोति, छात्रों के विचार सामर्थ्य को पोषित करता है और स्वमूल्यांकन के लिए सहायता करता है। तो देखिए, या फिर संचयनी आकलन छात्राणां ज्ञानार्जनस्य एक कालिकम आकलनम, मतलब जो संचयनी आकलन है वो छात्रों के ज्ञान अर्जन करने का एकमात्र आकलन है। तो देखिए, बिल्कुल नहीं, एकमात्र आकलन नहीं है। अधिगम करने के लिए जो है वो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। संचयनी आकलन क्या होता है, इसमें जो है संचयनी आकलन, देखिए संचयनी आकलन क्या होता है, जो आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, ठीक, बच्चे को सब कुछ पढ़ाया गया और बाद में जो भी चीज़ें इकट्ठा की गई शुरुआत से उसका आकलन करना, उसका व्यवहार हो गया, ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उन सब के बारे में जो आकलन होता है, उसकी गतिविधियों के बारे में, कक्षा में वो कैसा रहा है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का संचयन करना, उसके बाद उसका आकलन करना। केवल इसी क्लास में नहीं, मतलब बच्चा जिस क्लास में फ़िलहाल वर्तमान में जिस क्लास में है, उसके बाद वो जब नेक्स्ट दूसरी क्लास में जाएगा तो उस कक्षा में भी उस आकलन का प्रयोग किया जाता है। छात्र जब अगली कक्षा में जाता है तो वहाँ भी आकलन के लिए ये जो संचयनी आकलन है इसकी सहायता मिलती है, उसका मूल्यांकन करने में ये सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यसागामी क्रिया भी होती है उसमें। तो संचयनी आकलन के बारे में आप समझ गए। ये एक रिकॉर्ड होता है जो पूरे वर्ष भर का होता है और लास्ट में जो है बच्चे का आकलन किया जाता है। तो इसमें जो होता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी समीचीन नहीं है, तो समीचीन संचयनी आकलन में छात्रों के ज्ञान अर्जन के साक्ष्य, सही बात है, ये होगा। स्वतंत्रता अधिगम प्रयक्षति, ये भी होगा। या फिर छात्राणां विचार सामर्थ्यम, विचार भी, विचारों में जो विचार सामर्थ्य को पोषित करता है, फिर स्वमूल्यांकन के सहायता करता है, खुद के मूल्यांकन में सहायता करता है, ये भी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि एक काकिलम आकलनम, एक ही ज्ञान छात्रों के आकलन, संचयनी आकलन में छात्रों के ज्ञानार्जन का एकमात्र आकलन किया जाता है, एक ही रूप में आकलन किया जाता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके सब चीज़ों का आकलन किया जाता है, केवल एक चीज़ का आकलन नहीं किया जाता है। तो संचयनी आकलन छात्रों के ज्ञानार्जन का एक कालिक आकलन ऐसा नहीं होगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर में लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छंद अरेखनम एकं महत्वपूर्णं चरणमस्ति यतः तदा बालाः प्रयासं कुर्वन्ति। मतलब लेखन शिक्षण में बालकों का स्वच्छंद लेखन एक महत्वपूर्ण चरण है। स्वच्छंद मतलब अपने आप से लिखना, क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति करना, जहाँ वे प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? छोड़ो अक्षराणि शब्दांच निर्मातुम यदा प्रबोधित लेखनी अकनी लेखनी, ये फिर अंकनी होगा, ठीक है। यहाँ पे अंकनी, लेखनी अंकनी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप अंकनी समझ लीजिएगा, अंकनी, ठीक है। अंकनी व धार्यते, इसका ये अर्थ हुआ कि वे अक्षर व शब्द बनाने के लिए पेन या पेंसिल पकड़ते हैं। तेभ्य सिद्धेभ्य तेषां कृते अर्थम बोधयितुम, उनके लिए उन संकेतों का अर्थ बताना। पढ़ने लिखने
अंक गणिते च किंचित कालम यापयितुम, मतलब कुछ समय पढ़ने लिखने और अंक गणित करने में व्यतीत करना, यापयितुम होगा, ठीक है। और वयस्कान अनुकर्तुम, फिर लड़कों की जो वयस्क हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनकी नकल करना। तो लेखन शिक्षण के समय जो बालक होते हैं उनका स्वच्छंद लेखन एक महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ वे क्या प्रयास करते हैं, जहाँ वे प्रयास करते हैं कि तेभ्य चिन्हेभ्य, सॉरी ये चिन्हेभ्य है, हाँ ये सिद्धेभ्य नहीं है, ये चिन्हेभ्य है, इसमें कई गलतियाँ हो गई हैं। चिन्हेभ्य, चिन्हेभ्यः, चिन्ह, तेभ्यः चिन्हेभ्यः तेषां कृते अर्थ बोधयितुम, मतलब लेखन शिक्षण में बालकों का स्वच्छंद लेखन एक महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ पर वे प्रयास करते हैं कि उनके लेखन शिक्षण में बालकों का स्वच्छंद लेखन एक महत्वपूर्ण चरण है। लेखन के माध्यम से बालक अपने विचारों तथा भावों को एक दूसरे के पास पहुंचाता है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उनके लिए चिन्हों और संकेतों का अर्थ बताना, ये राइट हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसके बाद देखिए 27, यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयो भाषा श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषायां प्रति उदासनम। देखिए, यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयो भाषयोः श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषाद्वयम्, ठीक है, एवं भाषाद्वयम् हो जाएगा, ये भाषायां भाषाद्वयं प्रति उद्भाषणम्। तो देखिए, बालेभ्यः प्रतिकूलं भविष्यति, बालेभ्यः अनुकूलं भविष्यति, कमपि भेद न जानयिष्यामि, परस्परं बाधकं भवति। देखिए, यदि बालक आपके परिवेश में दो भाषाओं का श्रवण करते हैं तो इस प्रकार दो भाषाओं को सुनना क्या है। बालेभ्य प्रतिकूल, बालकों के लिए प्रतिकूल होगा, यह बालक के लिए प्रतिकूल रहेगा। बालेभ्य अनुकूलम, बालक के लिए अनुकूल रहेगा। कमपि भेद न जनयिष्यामि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परस्परम बाधकम भविष्यति, एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करेगा, बाधा होगी। तो बालक अपने परिवेश में दो भाषाओं को सुन रहा है, तो इस प्रकार दो भाषाओं को सुनना क्या कहलाता है? दो भाषाओं को सुनना बालेभ्य अनुकूलम भविष्यति, बालक के लिए अनुकूल हो जाएगा। भाषा अधिगम, भाषा ये भी एक अधिग्रहण होगा, ठीक। सुन सुन कर बच्चा सीख रहा है, दो भाषाओं को सीख रहा है लेकिन सुन सुन कर सीख रहा है। वो क्या कर रहा है? अर्जन कर रहा है, स्वाभाविक रूप से सीख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालेभ्यः अनुकूलम भविष्यति। इसके बाद 28 नंबर, व्याकरणगत कार्याणि। व्याकरणगत कार्य क्या है? संदर्भानुसारेण भवेयुः, संदर्भ के अनुसार होता है ये। जीवन अनुकूलानि भवेयुः, जीवन के अनुकूल होता है। पूर्णतया रूपानुसारिणी भयो, रूप के अनुसार होता है। स्मृति केंद्रित होता है। तो देखिए, व्याकरणगत, जो व्याकरणगत है वो संदर्भ के अनुकूल, जीवन के अनुकूल, या फिर पूर्णतः प्रपत्ति के अनुकूल, या फिर स्मृति केंद्रित होना चाहिए। तो बालक जो होता है वो व्याकरणात्मक चीज़ें कैसे सीखता है? व्याकरणात्मक चीज़ जो है वो संदर्भ के अनुसार सीखता है, ठीक। संदर्भ, व्याकरणगत कार्य जो है वो संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। जैसे छात्रों को व्याकरण संबंधी नियम, संदर्भ पढ़ेगा उसमें बहुत सारे नियम होंगे। जीवन के अनुकूल होना ये व्याकरणगत नहीं होगा। या फिर पूर्णतया रूप के अनुसार, पूर्णतः मतलब प्रपत्ति के अनुसार, जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं उनके अनुसार, या फिर स्मृति केंद्रित, याद करके कोई चीज़ पढ़ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या हो? संदर्भ के अनुसार, संदर्भ में जो जो चीज़ें व्याकरण के नियम
कायदे जो भी यूज किए गए हैं, बालक उनको पढ़कर जो है उसका भाषा का एक शुद्ध ज्ञान के स्वरूप का उसको ज्ञान होगा। भाषा के शुद्ध स्वरूप को देखेगा बच्चा व्याकरण में, अगर वो संदर्भ के अनुसार पढ़ेगा उसको तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद नॉम चॉम्स्की महोदय निम्नलिखितेषु किम उपदिष्टम। नॉम चॉम्स्की महोदय द्वारा निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। यदा शिशु जन्म लभते, जब शिशु जन्म लेते हैं, तदा तस्य भाषाया प्राथमिक सामर्थ्यम न भवति, तब उनमें प्राथमिक समर्थता क्षमता नहीं होती है। कस्यां संस्कृति शिशुः जाता सन्ति इत्यधारेण ते विभिन्न मार्गः भिन्न भिन्न गत्या भाषाया ग्रहणं कुर्वन्ति। जिस बच्चे जिस संस्कृति में पैदा होते हैं उसके आधार पर वे अलग अलग दरों पर अलग अलग तरीक़ों से भाषा सीखते हैं। भाषायाम् अधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम् अस्ति। मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, या फिर गुणात्मक पुनर्बलन उत्पादरूपेण बालाः भाषायाः अधिगमं कुर्वन्ति। बच्चे सकारात्मक शुद्धिकरण के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। तो नॉम चॉम्स्की जी ने क्या कहा है? नॉम चॉम्स्की जी ने कहा है कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने कहा है कि भाषा अधिग्रहण करने के लिए मानव की स्वाभाविक क्षमता होती है। 1959 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक, बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, उनका कोटेशन था। मतलब भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, भाषाया अधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्य। ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं है कि बच्चे जो है वो प्राथमिक सामर्थ्य से भाषा नहीं सीखते हैं, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। और विभिन्न मार्ग से भिन्न भिन्न गतियों से भाषा का अधिग्रहण करते हैं, ये भी नहीं है। गुणात्मक पुनर्बलन, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, भाषा अधिग्रहण कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम अस्ति। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए 30। सिक्तापूर्णस्थास्याम् अंगुली चालनेन शिक्षकः छात्रान् वर्णमालायाः अक्षराणि लेखितुं निर्दिशति एवं विधिगतिविधेः उद्देश्यम् अस्ति। रेत से भरी थाली सिक्तापूर्ण स्थास्याम, रेत से भरी थाली में अंगुली चालन के द्वारा शिक्षक जो है छात्रों को वर्णमाला अक्षर लिखने का निर्देश देता है। एवं गतिविधि उद्देश्यम् अस्ति, यह जो गतिविधि का उद्देश्य है क्या है, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? कक्षा में क्रीड़ा पूर्ण वातावरण से प्रोत्साहन, कक्षा में क्रीडापूर्ण खेलने का वातावरण प्रोत्साहित करना है। फिर छात्रान स्वच्छ मलिन हस्तयो, साफ और मैले हाथों में भेद को बताना। छात्राणाम सूक्ष्म चालन, सूक्ष्म और स्थूल चालन मैंने आपको इसके पहले वाली कक्षा में भी बताया था। सूक्ष्म चालन कौशल, सूक्ष्म चालन मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चे जो है वो अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सूक्ष्म मोटर कौशल यही होता है। जैसे लिखने में बच्चा क्या करता है, अपनी पूरी उंगलियों का मतलब पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। ठीक, जोर लगा कर लिखता है। छात्राणाम गृहासक्ते ध्यानावंटनम, छात्राणाम गृहासक्ते ध्यानावंटनम, छात्रों घर से लगाव मतलब घर से लगाव पर ध्यान देना, ये होता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो रेत में अपनी उंगली से वर्णमाला सीख रहा है। ये गतिविधि जो है वो सूक्ष्म चालन कौशल को बढ़ावा देता है। सही, अच्छे और मैले हाथों का इस्तेमाल करना, इसमें भेद करना नहीं, क्रीडापूर्ण प्रोत्साहन नहीं, गृहासक्ते ध्यानावंटन नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर कि देखिए चालन कौशल कितने होते हैं, दो, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में क्या होता है, बच्चा खड़े होना, उठना बैठना, ये सब चीज़ें सीखता है। ठीक, स्थूल में,
दौड़ना, कूदना, भागना, ये सब चीज़ें सीखता है। और जो सूक्ष्म मोटर कौशल होता है उसमें बच्चा क्या करता है, अपने पैर तथा हाथों की उंगलियों को घुमाना, लेखन करना, धागे से मोती पिरोना, ये सब चीज़ें सीखता है। वो अपने अंगों पर कंट्रोल करना सीखता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3rd नंबर। देखिए आज ये जो क्वेश्चंस थे वो ऑनलाइन में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने आपको एक एक करके अच्छे से करवाया है। हाँ, और नेक्स्ट डे मैं कोई और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी ऑनलाइन मोड का ही। तो अभी के लिए इतना ही। और बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आपका कोई कमेंट हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।